सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाजरीन, आज मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसको मजमूई तौर पर डिस्कस करेंगे। आम इंतखाबात जिसका शेड्यूल सामने आते ही सियासी जमातों ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी तरह से तेज करती हैं। पल पल बदलने और बनते जो बयानिए हैं, इल्जामात और तहफ़्फ़ुज़ात भी जो हैं ये सामने आना शुरू हो चुके हैं। 16 माह तक कायम रहने वाला एक गैर फितरी PDM का इत्तेहाद अब अपने दौरे हुकूमत में किए गए फैसलों की जिम्मेदारियां खुद लेने को तैयार नहीं, एक दूसरे पर इल्जामात के निश्तर चलाए जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की वापसी की तारीख अब करीब आती जा रही है, तैयारियां भी बड़ी तेजी के साथ जारी हैं और पीपल्स पार्टी के निगरान सेटअप पर जो एतराजात और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के शिकवे हैं ये भी बढ़ते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने तो मौजूदा जो सेटअप है, ये निगरान हुकूमत जो है, इसको मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत करार दे दिया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने इस हवाले से वो आपको सुनवाते हैं। अच्छा, एक और अहम मामला यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब नैब तरामीम को कलअदम करार देने के बाद सियासी रहनुमाओं जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, इनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उनके खिलाफ एहतसाब अदालतों में केसेस भी दोबारा अब खुल गए हैं। वतन वापसी पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत नून लीग के कई बड़े लीडर्स हैं जिनको नैब के मुकदमात का सामना भी करना पड़ेगा और गिरफ्तारी भी हो सकती है। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी इसी हवाले से तलब कर लिया गया है। इन तमाम तर चीजों की टाइमिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त इन दिनों इलेक्शंस का जो मौजू है ये हर तरफ जेर बहस है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तकरीबन चंद ही माह के बाद एक नई हुकूमत इक्तदार में आ जाएगी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उस जमात के पास उस हुकूमत के बाद अभी से अवाम की जो गुर्बत है, जो महंगाई की दलदल है, जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं, जो माशी सूरत हाल है, इससे निकलने का कोई हल, कोई नुस्खा मौजूद है, या फिर वो इक्तदार में आकर पिछलों की तरह IMF या जो मुल्की ज़बूहाली है और जो आलमी हालात हैं इनका रोना ही रोते रहेंगे। मसलहतों से बालातर जिन इनकलाबी इक़दामात की ज़रूरत है इस वक्त इस मुल्क को, क्या किसी भी जमात में इसका हौसला है? इंतखाबात से कबल अवाम को एक बार फिर सब्ज बाग दिखाए जाएंगे या फिर कुछ बेहतर होगा? सियासी जमातों का मंशूर और इलेक्शन मुहिम का बयानी आगे जाकर क्या देखने को मिलेगा, इसी पर बात करने के हमारे पैनल में इस वक्त मुस्लिम लीग काफ की रहनुमा आयशा गुल अलई साहिबा मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मजीद हमारे जो पैनलिस्ट हैं जैसे जैसे हमें ज्वाइन करते रहेंगे हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। सबसे पहले तैमूर साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला मैं शुरू करना चाहूंगा। तैमूर साहब, जो इलेक्शन की जो तैयारियां हैं, जो मामलात हैं, इस पर तो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन बतौर सियासतदान जो चीज़ों को आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्या लगता है मियां साहब की वापसी की जो तारीख दी गई है, क्या ये वाकई अब हतमी है? मियां साहब आ रहे हैं या नहीं? क्योंकि कुछ हलकों की तरफ से इस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि वो आ रहे हैं। अब जब वो आएंगे तो क्या सूरत हाल होगी? जो माजी में उनका बयानिया था आगे जाकर वही कंटिन्यू रहेगा, और इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां पर स्टैंड कर रही होगी, इस हवाले से जरा बात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फराज भाई, बिल्कुल हम तो, हमारी भी ये डिमांड थी, अभी से नहीं, 9 मई के वाकयात से बहुत पहले से चेयरमैन बिलावल ने बड़ा क्लियरली कहा था कि व्हाई नॉट ऑल ऑफ अस शुड बी हियर। हम अपने केसेस को फेस कर रहे हैं और उसी तरह से नून लीग के लीडरान को भी आना चाहिए, आए अपने केसेस को फेस करें। अब तो एक न्यूट्रल सपोजिटली केयर टेकर सेटअप आ चुका है और हम चाहते हैं कि मियां साहब भी वापस आए। हम चाहते हैं हम सारे जो हम पे फैब्रिकेटेड झूठे केसेस किए गए थे, जिस तरह से इमरान नियाजी के टाइम पर ज्यादतियां सारी पॉलिटिकल जमातों के साथ की गई थी, वो अपनी करप्शन दबा के कमा रहे थे और हमारे पे झूठे केसेस बनाते जा रहे थे, तो वी वांट टू फेस देम। और अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा चेयरमैन बिलावल था कि यस वी वेलकम नवाज शरीफ टू कम बैक टू पाकिस्तान, आए अपने केसेस को फेस करें और सियासत करें। सियासतदान का काम होता है सियासत करना। सियासत आप मुल्क से बाहर बैठ के नहीं कर सकते, सियासत अपने मुल्क के अंदर बैठ के कर सकते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख देखें तो हमारे लीडरान ने, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने, हम लोगों ने इलेक्शनें लड़ी हैं जेलों के अंदर बैठ के और जीती हैं जेलों के अंदर बैठ के। तो अगर मेरे ख्याल से ऑप्शन मिलेगा मियां नवाज शरीफ को कि वो पाकिस्तान आए और जेल के अंदर हो, जो कि उसके साथ मैं समझता हूँ ज्यादती होगी, पर फिर भी उसे लड़नी चाहिए और आके मुकाबला करना चाहिए। वेरी स्टैंड फर्म। हाँ, ऑफ कोर्स हमारी डिमांड है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हमें फराज भाई, हमें
वो सब प्रायोरिटीज जो हमारी जायज हैं इलेक्शन के दौरान वो मिलनी चाहिए, जैसे कि बाकी जमातों को मिलती हैं। ऐसे नहीं कि वो तरीके नहीं जो बनी है इस्तकलाल को प्रायोरिटीज मिले, नून लीग को प्रायोरिटीज मिले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ दिया जाए। इस तरह नहीं। अगर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में, तो जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स है, जो पुराने डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं, वो भी चलने चाहिए। अगर हम लोग बेघर लोगों को घर दे रहे हैं, उनको सोलर पैनल लगा के दे रहे हैं, जो कि ऐसे लोग हैं जो डिस्प्लेस हो गए थे बिकॉज ऑफ फ्लड्स, तो वो स्कीमें भी कैरी ऑन होनी चाहिए। वी वांट इक्वालिटी फॉर एवरीवन, ऑल द पार्टीज। हाँ, इमरान नियाजी इस मुल्क का दुश्मन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर इमरान नियाजी की पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व नहीं थे, जो कि अच्छे शरीफ सियासतदान हैं, जो कि करप्ट नहीं है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। ठीक, मुजाहिद बरेलवी साहब तज्जियाकार भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुजाहिद साहब, गुफ्तगू हो रही है मियाँ साहब की वापसी और इंतखाबात की जो तैयारियां उस हवाले से। इंतखाबात को अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक उसका ताल्लुक है अब मियाँ साहब की वापसी से, क्योंकि नून लीग जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है, वो पूरी तरह से इस वक्त उनका फोकस जो है मियाँ साहब को वापस लाना और जो बयानिया है, जो माजी का बयानिया है, उसको तब्दील करके आगे मियाँ साहब को एक मुस्तकबिल की नई उम्मीद के तौर पर जो है शो करना, ये अब उनका बयानिया दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है मियां साहब की वापसी क्या होने जा रहा है? अगर आएंगे, जब भी आएंगे, जमानतें होंगी, गिरफ्तारियां होंगी, क्या अदालतों में पेशियां होंगी, क्या सेटअप होता, क्या तरतीब होता दिखाई दे रहा है आगे का जो मंजरनामा है आपको? हेलो मुजाहिद साहब, देखें, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड अपने सिचुएशन है और मैं भी एक तालिब इल्म ही अपने को समझता हूँ सियासत का। लेकिन मुझे हैरत ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी को इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। मुझे याद है कि 2007 में शायद मैं लंदन ही में था और उस वक्त हम लोग जो बैठे हुए थे कि कहा गया कि बेनजीर भुट्टो अगर आएंगी तो उन्हें मार दिया जाएगा, शहादत हो जाएगी। फिर खैर वो दुबई गई, NRO हुआ मुशर्रफ के साथ। मैं बैठा था बाजी शमसन साल का और बड़े बड़े लोग बैठे थे ठीक एक कैफे में। तो उस वक्त जो बात ये आई कि बीवी वापस आई, तो वहाँ किसी ने सवाल नहीं करा कि आप मियाँ नवाज शरीफ जनरल परवेज मुशर्रफ से मिलके आई हैं। तो उस वक्त NRO की शोहरत थी, आपको याद होगा। देखा नहीं, जो हमारे जो बैठे हैं नूरसीयत तैमूर, तो खैर मेरे इनके वालिद साहब से मेरे ताल्लुक खास हैं। फिर इस्लाम बीबी सेनेटर बैठी हैं, इनसे भी हैं, आयशा गुलाज़री से भी हैं। तो उन्होंने कोई वादे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कोई जवाब दे सके। तो मदनी वो NRO करके आ चुकी थी जनरल परवेज मुशर्रफ से, और मुशर्रफ साहब ने अमेरिका का वाले जमानत दी और बाज लोगों ने कहा कि आप आएंगी तो आपको मारा जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल लैंग्वेज में उसको ये कहा गया था कि अगर बीबी 2007 में ना आती तो वो उनके लिए पॉलिटिकल डेथ, यानी मैं उसको से बोली। अब मियाँ साहब का मसला ये है कि अगर 21 अक्टूबर को वो नहीं आते और इसे पार्टी डिवाइड है तो उनकी सियासी मौत होगी, जेल जाएं जैसे न जाएं। आज आपने देखा होगा कि एक बहुत मुख्तसर अखबार ने उनको कहा कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए नैब के 3 केसेस वेलकम कर रहे हैं। ये जो है ना, ग्रीट नैब 3 नैब केसेस वेलकम हिम। तो सियासतदान तो आपको पता है कि वो जेल थाना कचहरी हैं। तो एक तो ये वाली बात है कि मियाँ साहब और बाकी तमाम पार्टियों के, लेकिन इसमें आप ये भी तो गौर करें ना कि क्या वजह है कि जब आप इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन, और अचानक टाइमिंग देखिए कि 1 माह बाद आप केसेस खोल रहे हैं नैब के उन लोगों के खिलाफ। मियाँ साहब के खिलाफ एक केस वो है जो 1998 का था, बल्कि उससे भी पहले का केस था। वो तमाम केसेस में आप 20 साल तक 30 साल तक कोई फैसले नहीं दे सके। वो तमाम नैब के, इस्तिगासा के, इदारे के, एजेंसी के लोगों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए कि जो केसेस आप 10-10, 15-15 साल चाहे पीस पार्टी के खिलाफ हो या नून लीग के खिलाफ ना हो। मुझे नहीं पता क्या है ये तालबूट साहब की या हमारी बीवी इनकी पार्टी में इतनी हिम्मत और जरूरत नहीं है कि आपने 15-15 साल तक इन पे केसेस चलाए, इनको जेलों में डाला, वो रिहा हो गए, अब आप केस फिर खोल रहे हैं। तुम हो कौन?
अच्छा, ये इदारे को पूछे ना, कोई से पूछे कि तुम लोग वो कौन सा अपना हिसाब किताब दो। उनमें कोई लोग रिटायर्ड हो गए, कोई मरकब गए। मुजाहिद साहब, इसमें एक सवाल ऐड कर लीजिएगा कि अब तक की जो सिचुएशन नज़र आ रही थी नैब केसेस खुलने से पहले तक, दिखाई ये दे रहा था कि नून लीग की तरफ से मियां साहब की वापसी की तमाम तर जो तैयारियां हैं वो कर ली गई, यानी कि जो भी पेशियां होनी है, जहां पर भी सरेंडर करना है, वो स्मूथ तरीके से उसको प्लान कर लिया गया है। फिर ये नैब केसेस खुलते हैं, इसकी तैयारी शायद नहीं थी। क्या ये रुकावट बन सकती है हतमी तौर पर मियां साहब के पाकिस्तान वापस आने या ना आने के हवाले से? भाई हम क्यों यकीन ना करें कि अगर मियां साहब कह रहे हैं तो कि वो आएंगे, और अगर उनकी क्लैरिटी कह रही है वो आएंगे तो आए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिस पुरजोश अंदाज में जो तैयारियां थी वो उतनी मुझे नजर नहीं आ रही। एक तो ये वाली बात है। दूसरे ये कि आप निगरां हुकूमत को आज कोई राइट नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसी नुमाइंदा जमात के लोगों पे अब केसेस खोल कर उन्हें डराएं या खौफजदा करें, जैसे जरदारी साहब, गिलानी साहब, नवाज शरीफ फला। तो मेरे तो बेहतर होता है कि आप साथ साथ निगरां गवर्नमेंट के तर्जुमान को भी बुलाते, और हमें इन सब का पस मंजर ही पता है कि कहाँ की पैदावार है, इन्हें कौन लेके आया है। सॉरी टू से, आपको पता है मैं एक तालिब इल्म हूं सियासत का, सहाफत का, हमें सबका शजर नसब पता है कि कहाँ से वज़ीर आज़म बने, कहाँ से वज़ीर आला बने, कहाँ से ये अहम पोस्टें दी गई। और मैं आपको ये भी कह दूं कि ये तमाम हथकंडे इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि खुदा ना करे मेरी मुंह में ज़बान खाक आयशा बीबी और यकीनन जो मेरे तैमूर हैं वो अपने वाले से पूछेंगे कि उस वक्त भी वली खान जैसे लीडर ने लगाया पहले इत्तेसाब फिर इंतखाब। अब शायद कहीं ये तो नारा नहीं लग रहा। अब यही सवाल है कि क्या इसी नारे को कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं। मुजाहिद साहब, आपकी तरफ वापस आऊंगा। आयशा डेट नहीं दे रहे, आज डेट नहीं दे रहे, वो ये कह रहे हैं कि जनवरी के आखिर में होंगे। और ज़ियाउल हक ने भी जो 90 दिन को 9 साल खींचा। बिल्कुल, ये चीजें कुछ कंफ्यूज तो हैं, क्योंकि जो तारीखें दी जा रही हैं क्या वो हतमी हैं या नहीं, ये भी एक कंफ्यूजन मौजूद है। आयशा गुलाली साहिबा, आइंदा इलेक्शन के अंदर काफ लीग की क्या पोजीशन दिखाई दे रही, क्योंकि काफ लीग माजी में हुकूमतों की इत्तेहादी के तौर पर बड़ा अहम किरदार अदा कर चुकी है, लेकिन पीटीआई के दौर में जब हमने देखा कि परवेज इलाही जो है वो साथ छोड़ गए, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली, उसके बाद काफी हद तक डेंट तो पड़ा काफ लीग को। आगे जाकर ये कहा जा रहा है कि इस इलेक्शन में शायद जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वो काफ लीग वाली पोजीशन हासिल कर सकती है, तो एक चैलेंज आपको दिखाई दे रहा है ये? मैं तो चाहता हूं कि तैमूर को और हमने आयशा बीबी को सुनूं, दो लाइनों में ये कह दूं। इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि इन दोनों नुमाइंदा पार्टियों को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए तैयारियां हो रही हैं, और इसीलिए आपने कहा कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अचानक नैब केसेस कैसे आपने खोल दिए जिनमें 20-20 साल 25 साल तक आप साबित नहीं कर सके। हम तो उन प्रोसिक्यूटर को पकड़ेंगे ना, उन इदारों एजेंसियों को पकड़ेंगे ना जो जाली झूठे केसेस इनके खिलाफ बनाते रहे। इन्हें क्या राइट है? और जबकि नैब के जो सरबराह थे उनका मशकूक किरदार भी रहा है हमारे सामने। मुजाहिद साहब, इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। आयशा गुलाली साहिबा जो है उनका इस पर कमेंट लेना चाहूंगा। आयशा साहिबा, आपने सवाल अगर सुन लिया तो प्लीज जवाब दीजिएगा, और अगर सवाल आप नहीं सुन पा रही तो मुझे बताइए, मैं दोबारा सवाल अपना जो है रिपीट करूं। जी मैंने सुन लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो किसी भी पार्टी ने इंक्लूडिंग पीटीआई अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को उन्होंने शफाफ होने नहीं दिया, और जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी हुक्मरान की नहीं होती, बाकी सबकी हो जाती है, और जैसे ही हुक्मरान सीट से नीचे उतर आता है तो फिर उसकी भी शुरू हो जाती है। तो चेयरमैन पीटीआई ने एक पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि नैब के जो अमेंडमेंट्स हैं उसको हटा दिया जाए, डन अवे विद किया जाए। तो ये अगरचे उन्होंने उस वक्त उनके खिलाफ तो शाखाना केस नहीं खुला था, और अलकादर यूनिवर्सिटी का 1 मिलियन पाउंड्स का केस उनके खिलाफ नहीं खुला था, तो इस वक्त तो उन्होंने बड़ा जो है अमेंडमेंट्स के खिलाफ बात की कि इनको विड्रॉ करना चाहिए। लेकिन अब वो खुद इस चीज़ में खुद फंस गए हैं, क्योंकि उनके भी केसेस आ गए हैं और उनके भी बहुत बड़े बड़े जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके सामने आ गए हैं। तो सारे जो हैं मैं समझती हूँ कि
وہ اکاؤنٹیبلٹی کیسز کا ان کو سامنا ہے. لیکن میں اگر اعتراض بھی اٹھا رہے ہیں تو میں ان سے کوشچن کرتی ہوں, ساری پولیٹیکل پارٹی سے جو اعتراض اٹھا رہے ہیں, کہ آپ سب کی تو گورنمنٹس رہی ہیں. یہ تو مشرف صاحب کے دور میں نیب کا ادارہ بنا, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی بھی حکومت آئی, نون لیگ کی بھی حکومت آئی, تو آپ لوگ یا تو اس ادارے کو ختم کر دیتے, لیکن آپ لوگوں نے ادارے کو ختم نہیں کیا, یا پھر آپ مل کر اس میں ریفارمز کر لیتے, کیونکہ آپ مل کر اس چیز کو ہمیشہ سے کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو مل کر ریفارمز کر لیتے جس میں مجھے ویسے بھی ادھر ادھر اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ادارے کو, یہ کہنا ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ بالکل, کیونکہ جو حکمران ہوتا ہے اس کو یہ قوانین بہت سوٹ کرتے ہیں. حکمران تقریباً سارے ہی ہمارے ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں اس منصب پر بیٹھ کر. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہونا چاہیے کہ الیکشن پروسیس تو چھوڑیں. یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن پروسیس سٹارٹ ہو گیا تو نیب کیسز سٹارٹ ہو گئے. میں کہتی ہوں کہ اگر الیکشن پروسیس کو چھوڑیں, اگر آپ پرائم منسٹر کے عہدے پر بھی بیٹھے ہوں تو آپ کو یہ انڈیمنٹی کانسٹیٹیوشن نہ دے کہ آپ اگر کوئی کرپٹ پریکٹس میں ملوث ہوں تو آپ کو پھر وہاں سے گرفتار نہ کیا جا سکے. یعنی اگر عائشہ گلالئی کوئی میل پریکٹس کرتی ہے, کوئی 1 روپے کا غبن کرتی ہے, تو اسلامی طریقہ کار کے مطابق یا اخلاقی طریقہ کار کے مطابق جو ویسٹرن کنٹریز میں ہے, اس میں اگر آپ 1 روپے, 1 ڈالر, 1 پاؤنڈ کی بھی آپ کی کرپشن ثابت ہوتی ہے تو آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آپ پیش ہوتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ میں بہت پاپولر ہوں یا آپ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا استعمال شروع کر دیتے ہیں, جس طرح کہ آج ہمیں پی ٹی آئی والے تو کہیں نظر نہیں آتے, لیکن پی ٹی آئی والے جو ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کو کچھ نظر آئیں گے. اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ جو قوتیں ان کے پیچھے ہیں وہ ایجنسیز ان کے فیک اکاؤنٹ چلا رہی ہیں, اس کے اوپر پی ٹی آئی لکھا ہوتا ہے, جو آپ کے اداروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں, آپ کی فوج کو بھی گالیاں دیتے ہیں, آپ کے ملک کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کم از کم یہ چاہیے کہ وہ ایک ایسا چارٹر آف اکانومی تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بھی کر لیں کہ اس میں اگر غریب, پاکستان کے غریب جو مجبوری کا چور ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو غربت کی وجہ سے چوری کرتا ہے یا ڈاکہ مارتا ہے یا اسٹریٹ کرائمز میں ملوث ہوتا ہے, یہاں پہ تو امیر اور طاقتور جو ہیں وہ اپنے جو ان کی سائیکالوجی ہوتی ہے, لسٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ چوریاں کرتے ہیں. تو اس غریب اور امیر کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے, اور احتساب کا قانون ایسا ہونا چاہیے جو کہ بالکل اسٹریٹ ہو. اس میں یہ نہ ہو کہ 50 کروڑ, دیکھیں پی ڈی ایم کی جو حکومت گزری 16 ماہ میں, اس میں آپ نے دیکھا کہ 50 کروڑ سے نیچے جو کرپشن ہے وہ پھر نیب کے رڈار میں نہیں آئے گی. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر 1 روپے کی بھی کرپشن ہوتی ہے تو اگر کوئی بھی کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ اس کو پکڑنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب پولیٹیشنز کو یہ بھی عہد کرنا چاہیے قوم سے کہ ہم اداروں کو چلنے دیں گے. یہ نہ ہو کہ ہم اداروں کے اندر اپنی سیاسی بھرتیاں کریں, ایف آئی اے کے اندر سیاسی بھرتیاں کریں, فلاں اینٹی کرپشن میں اپنی سیاسی بھرتیاں کریں اور اپنے جو سپورٹرز ہیں اس میں جمع کریں تاکہ ہمارا اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. تو یہ جو سسٹم ہے, اگر احتساب, تقویٰ جو ہے وہ میرے خیال سے تقویٰ تو شاید اس کا معیار ہے نہیں کہ بالکل. اچھا گلالئی صاحبہ, دعوے اور جو نعرے ہیں احتساب کے لگائے جاتے ہیں, جو بھی حکومت آنے والی ہوتی ہے, چاہے وہ کیمپین میں ہو یا پھر آنے کے بعد احتساب کی باتیں کی جاتی ہیں, لیکن پریکٹیکلی یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا کہ وہ, کیونکہ وہ احتساب جو ہے یہ بھی بائسنس کی طرف جاتا ہوا کافی حد تک دکھائی دیتا ہے. میں واپس آؤں گا آپ کی طرف. تیمور تالپور صاحب, لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے کے لیے پیپلز پارٹی نے پورا ساتھ دیا. اچھا, ایک بریک لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے, جس کے بعد میں واپس آؤں گا اور تیمور صاحب آپ سے سوال میں کروں گا. کیپ واچنگ بول نیوز. ویلکم بیک ناظرین. میاں نواز شریف کی وطن واپسی اور آئندہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے ڈسکشن کی جا رہی ہے. مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, عائشہ گلالئی اور تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تیمور صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ سے میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانے کے لیے نون لیگ کا پورا ساتھ دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. گو کہ پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی, لیکن جو سابق حکومت رہی ہے نون لیگ کی, اس میں آپ اتحادی تھے. بلاول بھٹو صاحب جو ہے وزیر تھے. جو یہ اتحاد تھا اسے ایک غیر فطری اتحاد کہا جا رہا تھا, اور آج جیسا کہ خورشید شاہ صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ نگراں حکومت بھی شاید نون لیگ کا ہی ایک حصہ ہے, انہی کے اشاروں پر چل رہی ہے. تو وہ غیر فطری اتحاد اب ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تحفظات کیا ہیں پیپلز پارٹی کے؟ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ ہے, اس کو تھوڑا سا آپ ایلیبریٹ کر دیجئے گا. بالکل فراز بھائی, میں ایلیبریٹ کر دوں گا, اور میں تھوڑا کلیئر بھی کرتا جاؤں بریلوی صاحب کے لیے
क्योंकि बरेलवी साहब मेरे वालिद के बहुत करीबी साथियों दोस्तों में से एक थे जी। और मैं समझता हूँ हैं, अब रास्ता शायद में कम है, पर मैं जब भी इनको मिलता हूँ मैं कभी इनको बरेलवी भाई नहीं बरेलवी अंकल कह के बात करता हूँ। आज उन्होंने एक बात की कि ये भी सियासत के स्टूडेंट हैं, तो मैं अपने आप को सीनियर स्टूडेंट समझता सियासत का, मैं बड़ा ही जूनियर स्टूडेंट अपने आप को समझता हूँ सियासत का। अगर बरेलवी साहब भी अभी तक स्टूडेंट हैं, हालांकि वो मास्टर्स हैं पॉलिटिक्स में और सियासत के ऊपर, वो स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये भी बताता चलूं कि मैं गुललाई बीवी का भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि जिस टाइम पर इसकी असलियत इमरान नियाजी की सामने आई, हमें पता चला कि कितना गलीज और गलत इंसान है और ये किस तरह से रॉ का एजेंट बन के काम कर रहा है और किस तरह से ये जूइश लॉबी का भी एक इजरायली एजेंट है। तो तब किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी बात करने की, पर हमारी आयशा बीबी ने तब भी बात की, स्टैंड लिया और खुल के सामने आई कि क्या इसकी असली शख्सियत और सियासत क्या है। तो तब किसी में हिम्मत नहीं थी। आपने बात की, मैं समझता हूं जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्ट पे किया, जिस तरह से सदर आसिफ जरदारी ने ये मेक श्योर किया, जो कि एक ख्वाब था शहबाज शरीफ साहब का कि क्या वो कभी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बन सकते हैं, नहीं बनेंगे, तो वो खुद दो डाउट्स में थे, टू माइंड्स में थे कि होगा या नहीं होगा। तो ये उनका ख्वाब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन बिलावल ने और हकीकतन प्रेसिडेंट जरदारी ने पूरा किया, जो मेरे ख्याल से आपके पैनलिस्ट भी और आप ये बात मानेंगे कि हमारे बगैर नहीं हो सकता था। जो सियासत पूरी खेली, जो जिस तरह से हमने जो एक बात करते हैं कि अमेरिका में ये फैसले हुए और फलानी जगह पे ये फैसले हुए, हेड क्वार्टर्स में ये फैसले सारे बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी ने किए और इनका ख्वाब पूरा किया। तो मेरे ख्याल से लेकिन तैमूर साहब, इसी में थोड़ा सा अगर मुझे इजाजत दें ऐड करने की, नून लीग का तो ये मौकफ है कि जी बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी और हमने बड़े ज़बरदस्ती ये गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट करना पड़ी, हमने तो अपनी पूरी सियासत को दाव पर लगा दिया जिस हालात में मुल्क था, और हमने इस रियासत को बचाया, अपनी पूरी सियासत को दाव पर लगाकर पूरी जो क्रेडिबिलिटी है उसको हमने दाव पर लगा दिया। मैं समझता हूं अगर सदर जरदारी चाहते तो चेयरमैन बिलावल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते और ये हमें क्या कहते हैं कि सस्ती तनख्वाह के हमारे साथ बन भी जाते, पर हमने ये नहीं किया क्योंकि सदर जरदारी एक बहुत न्यूट्रल और एक साफ सुथरे आदमी है, जो जिसका राइट है उसका देना चाहते हैं। बिकॉज पीएमएल एन हैड मोर सीट्स, तो हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया शहबाज शरीफ को। अगर यही फैसला करते और अपना सदर जरदारी बिलावल साहब को बनाते प्राइम मिनिस्टर, तो मैं समझता हूँ हालात भी पहले से बेहतर होते और फ्यूचर भी हमारा ज्यादा बेहतर होता। यस, दिस इज राइट। ये बात जो करते हैं नून लीग वाले या मियां साहब कि हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया, उनसे बड़ा रिस्क हमने लिया कि हमने उनको हुकूमत भी बना के दी, मेंबर्स भी ला के दिए और उसके साथ साथ हमने उनको प्राइम मिनिस्टर भी बना के दिखाया। तो ये चीजें मेरे ख्याल से मियां साहिबान को तो याद है, पर उनके लोग, उनके पार्टी वर्कर्स, उनके कारकुन या उनके शायद जो लीडरान है वो बाकी मिडिल लेवल के सवाल यही है तैमूर साहब के वो जो वक्ती तौर पर बड़ा एक पॉजिटिव, बड़ा एक अच्छा रिलेशन कायम हो गया था नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, अब वो चीज माजी की तरह हो चुकी है, यानी कि रिवायती हरीफ एक तरह से जो है दोबारा से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है और जो तहफुजात हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड अगेन, इस पर थोड़ा सा आप बताइएगा कि क्या क्या तहफुजात हैं पीपल्स पार्टी को। मैं बड़ा क्लियरली आपको बताऊंगा फराज भाई। अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि अभी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स भी जज्बाती हैं और ऑफ कोर्स नून लीग के भी वर्कर्स जज्बाती होंगे। वो देख रहे हैं, नून लीग आज देख रही है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी स्ट्रांग हो रही है और ये चीज उनको खटक रही है। सिंध में वो लोग देख रहे हैं कि किसी को कहीं भी कोई जगह नहीं मिल रही। हमने कराची, सक्खर, हैदराबाद में अपने मेयर बना लिए हैं क्योंकि हमने काम किया है, हमने 15 साल मेहनत की है मुशक्कत के साथ। तो ये चीजें इनको खटक रही हैं, खटकती रहेंगी। पर मैं आपको एक चीज और बड़ी अच्छी बता दूं कि आज कम से कम सदर जरदारी जो हैं वो अपनी सियासत का नहीं सोच रहे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं सोच रहे, वो आज पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत का सोच रहे हैं। इसलिए मैं फिर फ्यूचर में देखता हूं इलेक्शन मेरे ख्याल से हो जाएंगी चंद माह में, जनवरी फरवरी में अनाउंस हो जाएगा मैंडेट, और उस वक्त भी सदर जरदारी फिर से बैठेंगे और फिर से बैठकर यही फैसला करेंगे, सबको साथ बिठाएंगे, मे बी नेशनल गवर्नमेंट बने।
हो सकता है फिर से ज़रदारी साहब कुर्बानी दें और इनको भी एडजस्ट कर लें, नून लीग को भी, बाकी पार्टीज को भी। पर जो फ्यूचर है वो हमने सोच लिया है कि पाकिस्तान के लिए काम करना है, सियासत में हमें ज़रूरत नहीं है काम करने की। ठीक है, इंतखाबात की अगर आपने बात की है तो थोड़ा सा इसी हवाले से हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आइंदा जो इंतखाबात है इसमें कोई पंजाब में ख़ास तौर पर सादा अक्सरियत लेती दिखाई दे रही है पार्टी। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजा साहब, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इसी सवाल से आगाज़ कर लेते हैं आपके साथ कि सर, जो मौजूदा सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है, इलेक्शन की तारीख तो सामने आ चुकी है, अगर उसी तारीख पर, तारीख तो नहीं अलबत्ता एक मुमकिन तौर पर महीना सामने आ चुका है, उसी महीने में, इसी मुद्दत में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या रिवायती इलेक्शन दिखाई दे रहे हैं या फिर काफी कॉम्प्लिकेटेड किस्म के ये इलेक्शन होंगे? और पंजाब में खास तौर पर क्या कोई पार्टी ऐसी है जो कि सादा अक्सरियत हासिल करने वाली पोजीशन में आपको दिखाई दे रही हो? इस हवाले से तो मैं किसी तरह की प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि पंजाब में कौन अक्सरियत लेगा और क्या सूरत हाल होगी। अभी तो पार्टीज ने अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं शुरू की। मियां नवाज शरीफ साहब भी 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद ज़ाहिर है नून लीग की कैंपेन शुरू होगी, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का क्या फ्यूचर होगा ये भी चंद दिनों के अंदर सारी बातें सामने चले मियां साहब की वापसी का आपने जिक्र किया तो कानूनी जो मामलात हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मियां साहब वापस आ रहे हैं, जो एक सिलसिला बताया जा रहा है कि पहले वो लाहौर हाई कोर्ट से उनकी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी हासिल की जाएगी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनको जो है सरेंडर करने के हवाले से पिटीशन दायर की जाएगी। तो ये थोड़ा सा जरा बता दीजिएगा, क्या सिलसिला एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्या प्लान हो सकता है नून लीग का? देखें, एक बात तो ये है कि वो प्रोटेक्टिव बेल ले सकते हैं कि जी हमें कोर्ट, जो कंसर्न कोर्ट है, जस्ट टू अप्रोच द कंसर्न कोर्ट मुझे बेल दी जाए, उसे हम प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं। उसके लिए 2 दिन भी मिल सकते हैं, 3 दिन भी मिल सकते हैं, 1 दिन भी मिल सकता है कि आप कल जाके तो वहां पे पेश हो जाएं। उससे पहले ज़ाहिर है उन्होंने जलसा भी करना है, तो उसके बाद जाके इस्लामाबाद कोर्ट के रूबरू, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चूंकि उन्हें भिजवाया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से वो गए हैं। बेशक उसमें हुकूमत का कितना रोल था या हुकूमत की कितनी रिकमेंडेशन थी या हुकूमत ने कंसीड किया था कि जी ठीक है इनका इलाज यहाँ पे मुमकिन इन्हें बाहर भिजवाया जाए, वो अलग बात है। लेकिन वहाँ पे जाके वो सरेंडर करेंगे। सरेंडर करने के बाद अपना जो उनका ओवरस्टे था वहाँ पे, उसे जस्टिफाई करना होगा कि whether my stay was justified in the light of the medical opinion of the doctors or not. अगर कोर्ट उससे सेटिस्फाई होती है तो शायद कोई रिलीफ मिल जाए, अदरवाइज वो गिरफ्तारी दे सकते हैं या गिरफ्तार हो सकते हैं। तो गिरफ्तार होने की सूरत में मैं समझता हूँ कि 2 फिर ऑप्शन है उनके पास। एक तो 426 सीआरपीसी की जो पिटिशन होती है फॉर द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, तो उससे वो प्रेस करें और उसके मुताबिक वहां से रिलीफ लें, बेल आउट हो, क्योंकि अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं। उनके साथ जो को एक्यूज थे मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब, वो एक्विट हो चुके हैं उस केस में। सेम सेट ऑफ एविडेंस थी, सेम विटनेसेस थे, सेम प्रूफ था, सेम सर्कमस्टांसेस थे, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि उस केस में एट पार है रोल मियां नवाज शरीफ साहब का और वो उसमें बरी हो सकते हैं। लिहाजा मेरी जाती राय ये है कि उन्हें 426 को भी प्रेस नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें गिरफ्तार होने के बाद या गिरफ्तारी देने के बाद जल्द अपनी अपील समाअत के लिए अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दे दें, या कोर्ट वैसे ही उनकी आमद पे वो फिक्स कर लेगी। अब इसमें वो ज़ाहिर है एब्सकॉन्डर भी कोर्ट ने डिक्लेयर किए हुए हैं, तो कोर्ट जल्दी उनकी अपील फिक्स कर लेगी। तो अपील की समाअत के बाद उन्हें बरी होकर बाहर निकलना चाहिए और बाकी केसेस में फिर वो जमानत लेंगे, बाकी जो इसके अलावा नैब केसेस उनके खिलाफ बनाए। यानी एयरपोर्ट से जो गिरफ्तारी के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं उसका कोई खास इम्कान नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज हैं कि वो प्रोटेक्टिव बेल ले सकते हैं, इसमें प्रोटेक्टिव बेल। राइट, ठीक। अच्छा मुजाहिद बरेलवी साहब,
लंदन में पार्टी टिकट होल्डर्स मुस्लिम लीग नून के उनसे खिताब किया है मियां नवाज शरीफ साहब ने हाल ही में, और उसमें 2 जजेस और 3 जर्नैलों का नाम लेकर काफ़ी उन्होंने बरहमी का इजहार किया, जिस पर जो पार्टी के सीनियर कायदीन हैं, जो लीडरान हैं, उन्होंने मियां साहब को कायल करने की कोशिश की है इस बयानिए के बरअक्स होने की, यानी एहतसाब का जो नारा है उसको थोड़ा सा पसे पुश्त डालकर आप जो है अब आगे बढ़ें और कुछ नई बात करें, नई उम्मीद जाहिर करें अवाम के अंदर अगले इलेक्शन के लिए। इस हवाले से क्या लगता है कि क्या नून लीग मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बयानिया जो कि इससे पहले वो कंटिन्यू लेकर चल रहे थे उसको बदलने को तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे? ठीक है, एक तो अब मैं पहले तैमूर का जिक्र कर दूं, ये एक बैकग्राउंड है। इन्होंने अगर मुझे मोहब्बत से स्टूडेंट की जगह को दर्जा दिया तो इनकी तरबियत का नतीजा है। और मैं नहीं चाहता कि आयशा बीबी जो जिनसे मैं जब तहरीक इंसाफ की वो थी मैंने बनी थी और आराज कोई गुफ्तगू करूं, हम लोग रिवायत के लोग हैं, लेकिन आयशा बीबी काफ लीग में है। मुझे सियासत में तैमूर और तालपुर और रखें, इतनी सफाकियत नजर नहीं आती कि जो 12 बार चौधरी परवेज इलाही को घसीटते हुए जेलों में ले जाया जाए और उनके कजिन जो 35 साल तक उनके साथ सियासत में रहे, उनको ये उनकी फैमिलियां, उन्हें रहम नहीं आता, उन्हें मुतालबा नहीं करते। इनके क्या माली मफादात चौधरी शुजात साहब के मेरे काबिल एहतराम है। और आपको यही बता दूं, 2002 में जब आपका टीवी शुरू हुआ था, मैं लाहौर जाता था, इनके दस्तरखान पे खाना खाता था इन दोनों भाइयों के। फिर गुजरात तक में भी मेरे लिए दस्तरखान खुला होता था। शायद आप लोगों को ये न इल्म हो मेरे इन लोगों से किस तरह के ताल्लुकात हैं परवेज इलाही और शुजात साहब से। लेकिन मुझे ये हैरत होती है कि ब्लड में सियासत इतनी शफाफ हो गई है कि चौधरी शुजात की फैमिली उनकी प्यासी है चौधरी परवेज इलाही के इस सियासत में, जिसमें वजारतें मिलती हैं, जिसमें ओहदे मिलते हैं, इस तरह होते हैं। मैं तो आयशा गुलाली से पूछूंगा, आप अगर काफ लीग में हैं, आप कभी नहीं पूछती कि परवेज इलाही को, मैं नहीं छोड़ता, मैं भी बहुत 70 साल से ऊपर का हूं, इस तरह घसीटते हुए 12 बार गिरफ्तार किया गया है। और अब आप देखिएगा यही चौधरी शुजात के साथ होगा, ये आसिफ जरदारी के साथ होगा, नवाज शरीफ के साथ भी होगा, जो ये कर रहे हैं ये लोग जो आए हैं। आप आयशा इस पर पहले मैं रिस्पांस ले लेता हूं आयशा साहिबा से। जी आयशा साहब आप रिस्पांस दीजिएगा इसके ऊपर, फिर मैं मुजाहिद साहब आपसे अपने सवाल की तरफ वापस आऊंगा। आयशा बीबी नहीं, मुझे आयशा बीबी का जवाब चाहिए। जी आयशा गुलाली साहबा, आपसे सवाल किया गया है मुजाहिद साहब की जानिब से, आप रिस्पांस देना चाहेंगे इस पर? आयशा गुलाली साहिबा, आपका माइक गालिबन म्यूट है, इसको जरा ठीक कीजिएगा। जी आपको आ रही है? जी अब आपकी आवाज आ रही है। जी, मुजाहिद बरेलवी साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। ये जब मैं उस वक्त MNA थी PTI में, तो इनका एक प्रोग्राम होता था, टीवी शो होता था, और उसमें हमें ये मौका देते थे, अक्सर हमें बुलाते थे अपने प्रोग्राम में, तो मैं इनकी शुक्रगुजार भी हूँ और आज भी मैं इनका इंतहाई एहतराम करती हूँ। इनका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक वैलिड क्वेश्चन है कि बड़ा एक जज्बाती सवाल है, ये एक ही खानदान है और इसमें लेकिन इसमें मुजाहिद बरेलवी साहब, क्योंकि हम तो अभी रिसेंटली पॉलिटिक्स में आए हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब बेहतर जानते हैं हमसे, क्योंकि जब से एक तो ये तो खानदानी मसला है, दूसरा ये कि हर एक का अपना एक नजरिया होता है। चौधरी शुजात साहब जो है उन्होंने हमेशा पाकिस्तान में कोशिश की कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में कोई लड़ाई हो या कोई अनारकी फैलने का खतरा हो तो वो सुलह करवाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से जब उनके अपने जो कज़न हैं, जब वो चले गए एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में PTI में, तो वो बार बार जेल भी गए, उनसे मुलाकात भी की, हालांकि उनकी सेहत जो है वो इंतहाई ख़राब है और इस उम्र में भी वो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरी की सोच रखते हैं। तो वो बार बार परवेज़ इलाही साहब के पास गए और जो है उनको ख़ानदान यकजा होने की उन्होंने कोशिशें की, लेकिन फिर चौधरी शाफे साहब यही कहते हैं, उनके स्टेटमेंट्स ये हैं, बाकी तो मैं अंदरूनी खबरों से जो है वो बाखबर नहीं हूँ कि उसमें उन लोगों ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से शायद वो इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं किया जा रहा, या मुनिस इलाही साहब की तरफ से
तो ये अब हर एक की अपनी मर्जी है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, लेकिन बार बार चौधरी शुजात साहब अपनी ख़राब सेहत के बावजूद भी जेल गए, उनसे मिले, उनके लिए फैसिलिटीज़ की बात की और हर किस्म की सपोर्ट की बात की। तो चौधरी शुजात साहब तो बड़े शफकत से भरपूर इंसान हैं और जहाँ पे सब पाकिस्तान के लिए वो एक नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की का एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो फिर अपने ख़ानदान के लिए यकीनन हम सब के सामने है कि वो किस तरह जेल जाते रहें। ठीक है, यानी ऑन रिकॉर्ड ये मुलाकातें ना हुई हों, लेकिन ये कि चौधरी साहब जो है परवेज़ इलाही से मुलाकात करने जाते रहे। मुजाहिद साहब, रिस्पांस आपके पास आ गया, मैं चाहूँगा कि मेरे सवाल का आप काइंडली जवाब दीजिएगा। एहतसाब का जो नारा है, मैं सॉरी जो एक लाइन मुजाहिद साहब बहुत कम टाइम रह गया हमारे पास, एक लाइन गौर साहब जी प्लीज। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सियासत में थी इंतकाम आ गई है कि मैं जब घर गया गुजरात में, तो आपको याद है कि चौधरी ज़हूर इलाही साहब का मर्डर हुआ और उसका जिम्मेदार वो भुट्टो साहब को ठहराते थे। जब मैं गुजरात गया तो उन्होंने घर में अपनी गाड़ी रखी। यही नहीं, भुट्टो साहब को जिस कलम से फांसी दी गई थी ना, चौधरी ज़हूर इलाही ने अपने पास रख लिया। तो मैंने एक दिन चौधरी साहब से पूछा, वो कलम उनके पास महफूज है। आप लोगों का यही तो गड़बड़ है, आप हालात हाजरा पे गुफ्तगू करते हैं। हम जब तारीख पर आते हैं ना, भुट्टो साहब को फांसी दी गई, जनरल ज़ियाउल हक ने, उस फौजी डिक्टेटर ने जिस कलम से फांसी दी, उस कलम को ज़हूर इलाही ने सेफ महफूज रखा और चौधरी शुजात साहब उसके महाफिर आज तक उनके कलम घर में है, वो गाड़ी भी घर में है। तो आप अगर ये हमें जमहूरियत का सबक सिखाएंगे, सॉरी आयशा भी हुए नहीं कह रहा, तो फिर हम ये बात तो करेंगे ना। फिर जब सियासत में इंतकाम इज्जत तक आ जाए कि मुजाहिद साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि माजी को डिस्कस करना चाहिए और नहीं माजी में कैसे बात हो जाएगी अलग। आप लोग कहे ना, आप लोग जो यंग आ गए एंकर, नहीं अलग बात तो मैं कह ही नहीं रहा। मुजाहिद साहब आप बिल्कुल वैलिड बात कर रहे हैं। इतना इंतकाम आ गया है, इतना इंतकाम आ गया है, समझाने गए नहीं, समझाने गए क्या मतलब है, 12 बार घसीटा गया है उन्हें। आप मामूली बात समझ रहे हैं आप लोग कि नए एंकर आ गए, इस तरह की बातें करते हैं आप। पूछे इस तरह का सुलूक होगा तो क्या इस पे बात नहीं करेंगे हम क्या? मैं थोड़ा सा बता दूं इसमें, परवेज़ इलाही साहब जब से पीटीआई में गए, पीटीआई में आपने देखा कि और भी बहुत सारे मेल प्रैक्टिस के केसेस चले। तो मैं समझती हूँ कि अगर परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, तो अगर कोई मेल ट्रीटमेंट उनकी हुई है तो यकीनन हम भी उसको कंडेम करते हैं। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो उसके लिए हमारी पार्टी में भी हर एक ने खुद को जो है वो उन्होंने प्रेजेंट किया है कि अकाउंटेबिलिटी, चौधरी शुजात साहब ने भी खुद को प्रेजेंट किया है। बिल्कुल ठीक है। आयशा साहबा, वक्त हमारे पास बड़ा कम रह गया है। तैमूर तालपुर साहब, आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा कि आइंदा इलेक्शन, इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या तैयारियां, और ये भी बता दीजिएगा कि जो एक्सपेक्टेड वक्त दिया जा रहा है, अगर किसी भी वजह से डिले होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लाएअमल होगा। पीपल्स पार्टी शुरू से हम देख रहे हैं कि वक्त पर इलेक्शन जो है होने की हामी रही है, और हमेशा से यही कहा जा रहा है कि जो मुकर्ररा तारीख होगी, जो वक्त होगा, उसी पर इलेक्शन होने चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। फराज साहब, I'll try to be very short because I know you're short of time as well. Basically, मैं ये जरा ऐड करना चाहूंगा कि पूरी काफ लीग एक पेज पर थी, चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलाही और ये सारे एक पेज पर थे जब उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पर पीडीएम की सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह से आखिरी टाइम पे, आखिरी रात को या अर्ली मॉर्निंग में ये फैसला चेंज किया, सडन ये फैसला चेंज हुआ था, गलत था। किसी का उनको प्रेशर आ गया, और प्रेशर उनको नहीं लेना चाहिए। अगर चौधरी शुजात साहब ने ये प्रेशर बर्दाश्त किया हुआ था तो उनको भी वो प्रेशर बर्दाश्त करना चाहिए। पर आज भी और कल भी और अभी भी सदर जरदारी इसी चीज पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि इनका पैक्ट हो, फैमिली एक रहे, घर एक रहे, पार्टी एक रहे। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ अभी भी जो रिसेंटली कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी उसमें वी विल मेक श्योर, सदर जरदारी विल मेक श्योर कि ये फिर से एक पेज पे आ जाएं और ये घर ना टूटे। घर टूटता है तो सियासत टूटती है, सियासत टूटती है तो पार्टी टूटती है। ऑन होल इस पे फिर मुल्क में इसके असरात आते हैं, मुल्क की सियासत पर इसके असरात आते हैं। बिल्कुल इसी तरह होता है और हम ये नहीं चाहते। और आप देखेंगे दैट ही विल प्ले, प्रेसिडेंट साहब विल प्ले द राइट रोल एंड इट इज एक्सपेक्टेड वेरी सून। जहां तक फ्यूचर पॉलिटिक्स की बात है, मैं समझता हूँ अब हम एक पेज पे आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन भी समझ गया है, जो लोग मैटर करते हैं वो भी समझ गए हैं, और उनके साथ साथ केयर टेकर गवर्नमेंट भी समझ गई है कि ये हालात उनके बस की बात नहीं है संभालना।
जो गवर्नमेंट आएगी, आई एम बिल्कुल। होपफुल। तैमूर साहब, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो इंतहाई खराब हो चुकी है। एक आम आदमी परेशान है, पेट्रोल, डॉलर, मईशत, चाहे वो रोजमर्रा की अशिया, एक आम आदमी की बात कर रहा हूं, हम सियासतदानों की बात नहीं कर रहे, हम अरबोंपति करोड़ों रुपए लेने वाले जो अशराफियां उनकी बात नहीं कर रहे। एक आम आदमी जो है उसका सिर्फ एक मुतालबा है कि उसका जो मयार जिंदगी है वो किस तरह से बेहतर हो पाएगा और आइंदा आने वाली जो भी हुकूमत होगी क्या वो इस मिशन में कामयाब हो पाएगी या नहीं। ट्रांसमिशन का वक्त यहां पर खत्म हो चुका है। मुजाहिद बरेलवी सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, स्टाफ की रहनुमा आयशा गुलालई साहिबा पीपल्स पार्टी से, तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे और साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल जनाब राजा खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।